नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने इतिहास की पिछली वीडियो में पढ़ा था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, जो कि गुलाम वंश का 8वां सुल्तान था। तो अब पढ़ेंगे हम बलबन के बारे में और उसकी प्रशासनिक नीति यानी कि लौ और रक्त की नीति के बारे में, उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सल्तनत काल का पहला वंश यानी कि गुलाम वंश के बारे में। तो हमने जाना कि गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। जो उसका संस्थापक होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। तो 1210 में अगला सुल्तान आता है, उसका नाम है आराम शाह। आराम शाह कुछ महीने का शासनकाल रहता है इसका। आराम शाह के बाद गद्दी पर अगला सुल्तान बैठता है इल्तुतमिश, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहता है वो 1210 या कहीं कहीं 1211 कह दें, तो 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद कुछ महीनों के लिए उसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, वो सुल्तान की गद्दी पर बैठता है। जो अमीर लोग थे उसकी अयोग्यता के चलते उसको अपदस्थ कर देते हैं और गद्दी पर बैठा देते हैं उसकी बेटी रजिया सुल्तान को। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला शासका रही है। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रहती है। इसके बाद अगला सुल्तान आता है बैराम शाह। बैराम शाह का शासनकाल रहता है 1240 से लेकर 1242 तक। बैराम शाह के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। इसके बाद आता है 8वें सुल्तान के रूप में आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है 1265 में। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। दोनों में नज़दीकियां बन गई। नज़दीकियों के चलते जो और दरबारी पदाधिकारी थे वो उससे जलने लगे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उसको अमीर हाजिब और नायब का पद दे दिया था। तो अब पढ़ेंगे हम 9वें सुल्तान के रूप में बलबन को। तो बलबन के बारे में यह है कि बलबन एक अच्छे घराने से संबंध रखता था, जिसको उसके चचेरे भाइयों ने मंगोलों को बेच दिया। मंगोलों ने बलबन को बेच दिया जमालुद्दीन बसीर को, यानी कि बसरा नामक स्थान है। बसरा नामक स्थान पर एक बाजार लगा और उस बाजार में जमालुद्दीन बसीर ने मंगोलों से बलबन को 1232 में खरीद लिया। उसके बाद जमालुद्दीन बसीर 1233 में आता है दिल्ली और उस गुलाम को यानी कि बलबन को तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश को बेच देता है उस गुलाम को। ठीक है, इसी कारण बलबन को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि जो पहला गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक वो भी गुलाम था। उसके बाद इल्तुतमिश वो भी गुलाम था। उसके बाद बलबन भी गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इसे खरीद कर एक संगठन बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है, जिसे तुर्काने चहलगानी तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की, तो उत्तर होना चाहिए हमारा इल्तुतमिश। और इसी तुर्काने चहलगानी नामक संगठन में बलबन को स्थान मिलता है। ठीक है, यह 40 सरदारों का एक संगठन है, तो इसे हम गुलाम चालीसा भी कह सकते हैं।
सबसे पहले बलबन की जो शुरुआत होती है वो होती है गुलाम चालीसा में। ठीक है, इसमें सरदार के रूप में उसकी नियुक्ति होती है इल्तुतमिश के द्वारा। तो सबसे पहले गुलाम चालीसा का जो सदस्य बनता है वो बनता है इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बाद जब शासन आता है रजिया का, जब शासन आता है रजिया का, रजिया ने उसके गुणों से प्रभावित होकर उसको एक पद दिया का के नाम है अमीर शिकार। अमीर शिकार। अगर प्रश्न आता है कि बलबन को अमीर शिकार नामक पद किसके शासनकाल में मिला, तो उत्तर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, या यूं कहते हैं कि रजिया ने किसको अमीर शिकार नामक पद पर आसीन किया, तो उत्तर होगा हमारा बलबन। ठीक है, इसके बाद शासनकाल आता है बहराम शाह का। तो बहराम शाह के शासनकाल में इसे बना दिया जाता है अमीर आखूर। तो बहराम शाह के शासनकाल में यह बनता है अमीर आखूर। आखूर, अमीर आखूर जो पद होता है वो होता है अस्तबल का प्रधान। तो प्रश्न अगर आता है कि बलबन को अमीर आखूर नामक पद किसके शासनकाल में मिलता है, तो उत्तर होगा हमारा बहराम शाह। ठीक है, तो अगर यह आता है कि बहराम शाह ने किसको अमीर आखूर नामक पद दिया, तो वो है बलबन। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसे मिलता है पद अमीर हाजिब। अमीर हाजिब जो कि नासिरुद्दीन के समय में भी रहता है अमीर हाजिब, लेकिन नासिरुद्दीन के समय में अमीर हाजिब बना रहता है। एक पद मिलता है नायब का पद। अमीर हाजिब कह सकते हैं हम इसे मुख्यमंत्री। अमीर हाजिब क्या है? एक पद है मुख्यमंत्री का पद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी अमीर हाजिब नामक पद रहता है बलबन पर, लेकिन बाद में इसको मिल जाता है नायब का पद, यानी कि प्रधानमंत्री। और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, और यह कहा जाता है कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर मरवाया था। ठीक है, अब आता है हमारा नौवां सुल्तान बलबन। ठीक है, यहां सत्ता पे बैठ जाता है, तो कब बैठता है? 1265 से लेकर 1287 तक। ठीक है, 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद बलबन का जो प्रशासनिक ढांचा है वो कैसा है। गद्दी पर बैठने के बाद बलबन ने सबसे पहला काम किया, गुलाम चालीसा, तुर्कान चैलगानी, इस संगठन को नष्ट कर दिया। सबसे पहला काम है तुर्कान चहलगानी नष्ट कर दिया। तो तुर्कान चहलगानी बलबन ने नष्ट कर दिया। अब प्रश्न आता है कि शुरुआत किसने की, यानी कि स्थापना किसने की? तो स्थापना की इल्तुतमिश ने, और नष्ट किसने किया? तो नष्ट किया बलबन ने। दूसरा प्रश्न ये है, इल्तुतमिश के बाद इलबारी जाति का दूसरा सुल्तान वो है बलबन। दूसरा काम करता है लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति का मतलब है कि दुश्मनों को, विद्रोहियों को, जो विद्रोह करने वाले हैं उनका दमन निर्ममता से किया जाए, यानी कि जो उसका सामना करेगा उसकी हत्या कर उसके बीवी और बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। ठीक है, तो यह है लौह और रक्त की नीति। राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत का मतलब यह है कि बलबन ने अपने आप को ईरान के एक उच्च राजवंश अफरासियाज से संबंधित बताया है। अफरासियाज, ठीक है, उसका कहना है कि अगर मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर के बाद अगर कोई दूसरा स्थान है तो
तो वो है राजा का पद। तो राजत्व सिद्धांत क्या है कि अगर पैगंबर के बाद अगर कोई दूसरा स्थान आता है तो पैगंबर कौन है? तो पैगंबर है मैसेंजर ऑफ गॉड, या अल्लाह के प्रतिनिधि हैं पैगंबर। पहले मोहम्मद साहब, तो इसने मोहम्मद साहब के बाद दूसरा पैगंबर अपने को बताया है, जिसे कहा जाता है जिल्ले इलाही। अपने आप को क्या बताया है? जिल्ले इलाही, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, तो अपने आप को क्या बताया है? जिल्ले इलाही। उसने कहा है कि अगर कोई जो ये पद दिया गया है, जो सुल्तान का पद है, वो अल्लाह के द्वारा दिया गया पद है, जो कि अल्लाह का प्रतिनिधि है, खुदा का प्रतिनिधि है। अगर कोई इसके खिलाफ यानी राजा के खिलाफ कोई विद्रोह करता है तो उसका मतलब यह है कि उसने ईश्वर का विद्रोह किया है, उसने अल्लाह का विद्रोह किया है, उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। यह है राजत्व का सिद्धांत। तो अपने आप को जोड़ा है उसने खुदा से, क्या खुदा के बाद अगर पैगंबर है और पैगंबर के बाद उसका जो प्रतिनिधि है खुदा का दूसरा, तो वो है राजा। ठीक है, उसने अपने आप को ईरानी राजवंश से संबंधित बताया है, तो सारी ईरानी परंपराओं का उसने अनुकरण किया, यानी कि कॉपी की है। जैसे अपने पौत्रों का नाम ईरानी सुल्तान के नाम पर कैकुबार और कैखुसरो का रख देना। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में कि सिजदा और पैबोस नामक परंपरा कहाँ की है, तो यह है ईरान की। और किसने चलवाई? तो यह चलवाई थी बलबन ने। सिजदा, पैबोस। सिजदा का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, झुककर प्रणाम करना। और पैबोस का मतलब होता है कि लेट कर यानी दंडवत कर कर सुल्तान के पैर चूमना। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सुल्तान क्या है? भगवान का एक रूप है, भगवान का एक प्रतिनिधि है, इसलिए उसके सामने सिजदा होगा और पैबोस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसने ईरानी त्योहार को भी चालू कर दिया, तो है ईरानी त्योहार नवरोज। तो उसने ईरानी त्योहार यानी कि नवरोज का चलन शुरू किया। अगर प्रश्न आता है कि जो कि गैर इस्लामिक है तो वो कहां से संबंधित बता रहा है? तो वो बता रहा है ईरान से, तो इसीलिए वो ईरान की परंपराओं की कॉपी करता चला आ रहा है, इसलिए इसने नवरोज नामक त्योहार का चलन शुरू किया। सबसे पहले इसने प्रशासनिक ढांचे के रूप में इसने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया। ठीक, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। और उस पद पर दीवाने अर्ज कौन है? सैन्य विभाग का अध्यक्ष। तो दीवाने अर्ज पद पर बैठाया इमादुल मुल्क, और इस पद पर बैठाता है इमादुल मुल्क नामक एक पदाधिकारी को। इसके बाद इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। कौन सा विभाग है? गुप्तचर विभाग, जिसे हम दीवाने बरीद का मतलब होता है गुप्तचर। ठीक है, पर कोई भी बरीद यानी कोई भी गुप्तचर सूचना देने में असफल होता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और इसीलिए एक बरीद होता है बदायूं का बरीद, बदायूं के बरीद की हत्या करवा दी। इसके अलावा अब देखेंगे कि इसके शासनकाल में कितने विद्रोह हुए और उन विद्रोहों को कैसे इसने निपटाया, यानी कैसे उसका दमन किया। तो पहला विद्रोह किया बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने।
बंगाल के सूबेदार तुगलक खान ने विद्रोह किया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया बंगाल का। ठीक है, तो उस विद्रोह को दमन करने के लिए अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा जाता है। तो लिख देते हैं अमीन खां। ये कहां का है? अवध का। अवध के सूबेदार को भेजा तुगलक खां के विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वह असफल होकर लौटता है, उस विद्रोह को दबा नहीं पाता। इसलिए सुल्तान बलबन ने अमीर खां की गर्दन काटकर अयोध्या के गेट पर टंगवा दी। इसके अलावा दोबारा भेजा गया मलिक मुकद्दीर। ठीक है, तो मलिक मुकद्दीर को भेजा दोबारा में। जब अमीन खां असफल होकर लौटा तो अमीर खां की गर्दन कटवा दी। उसके बाद भेजा मलिक मुकद्दीर को। ठीक है, तो मलिक मुकद्दीर ने उसकी हत्या की। इसलिए मलिक मुकद्दीर को तुगरिल कुश कहा जाता है। प्रश्न आता है किसको तुगरिल कुश कहा जाता है? तो वो है मलिक मुकद्दीर को। ठीक है, उस तुगरिल खां की हत्या के बाद बंगाल का जो सूबेदार बनता है वो बनता है बलबन का जो पुत्र बुगरा खां। ठीक है, दूसरा विद्रोह तब आता है मेवातियों और कटेहर में हुए विद्रोह का दमन करता है बलबन। इस 1280 में इसके शासनकाल में एक मंगोल आक्रमण होता है। तो कब होता है? 1280 में। 1280 में मंगोल आक्रमण तैमूर खां के नेतृत्व में। तैमूर खां के नेतृत्व में 1280 में मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण से पहले हम ये जान लें कि बलबन ने जो पश्चिमोत्तर भारत है इसे को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, लाहौर मुल्तान को दे दिया अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को। ठीक है, यानी कि यहां हो गया मोहम्मद। लाहौर और मुल्तान पर जो इसका पुत्र राज्यपाल के रूप में नियुक्त है, इस जगह पर ही होता है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मंगोल आक्रमण कौन करता है? 1280 में तैमूर खां करता है और हत्या करवा देता है मोहम्मद की, यानी कि मोहम्मद उस आक्रमण को दबाने में नाकाम होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद की। ठीक है, इसीलिए मोहम्मद को खाने शहीद कहा जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार में एक ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसका के काम है इक्तादारों में भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, तो इक्तादारों के भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके दरबार में इसके जो दरबारी कवि हैं वो है अमीर खुसरो और अमीर हसन। दरबारी कवि कौन कौन से हैं? अमीर खुसरो, अमीर हसन। बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 में। इसका मकबरा है मेहरौली में। अब मेहरौली कहाँ है? तो मेहरौली है दिल्ली में, कुतुब मीनार स्थित है। तो कुतुब मीनार के पास में ही बलबन का मकबरा बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बलबन ने उत्तराधिकारी घोषित किया बुगरा खां को, क्योंकि उसका पुत्र मोहम्मद खां मर गया था। तो उसने दूसरे पुत्र बुगरा खां को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, लेकिन बुगरा खां ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, यानी कि उस पद को ठुकरा दिया और कह दिया कि मैं इस पद पर नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है, इसलिए बलबन ने जो मोहम्मद के पुत्र को, जो मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया पुत्र था मोहम्मद, उसके पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी तो किसे बनाया? कैखुसरो को। अब कैखुसरो को कौन है? मोहम्मद का पुत्र है।
यानी कि बलबन का पौत्र, लेकिन बलबन का नाती कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया गया। और उसके कुछ समय बाद बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले बना कैखुसरो जो कि मोहम्मद का पुत्र है, और उसके बाद कैकुबाद जो कि बुगरा खां का पुत्र है। कैकुबाद की मृत्यु के बाद जो सुल्तान बनता है वो है क्यूमर्स। क्यूमर्स छोटा था, इसलिए उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है जलालुद्दीन को। अब जलालुद्दीन कौन है? तो जलालुद्दीन है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसको हटाकर और खुद बैठ जाता है सुल्तान के रूप में, और एक नए वंश की शुरुआत होती है, वो है खिलजी वंश। तो दोस्तों आज हमने खत्म किया गुलाम वंश को, ठीक है, जिसमें हमने गुलाम वंश के सारे सुल्तानों के बारे में बताया। तो आज दोस्तों आज पढ़ा हमने बलबन के बारे में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।